1948 आज़ादी मिलने के बाद इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के दौर से गुजर रही थी, जहां सिनेमा के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ मिलकर फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया का गठन किया। शुरुआती दिनों में एफडीआई का मेन पर्पस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को मासेस तक पहुंचाने का था, जहां वो डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स और न्यूज रील्स के थ्रू इंडिया की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को दर्शाते थे। बट ये वो समय था जब डिज्नी ग्लोबल सिनेमा पर धाप जमाए बैठा था, जिनकी एनिमेटेड मूवीज की सक्सेस ने ऑडियंस अटेंशन अपनी ओर खींच ली थी, जिस वजह से एफडीआई के अंदर कार्टून यूनिट का जन्म हुआ। सरपंच, राधा एंड कृष्णा और ड्रीम्स ऑफ मौजीराम जैसे शॉर्ट फिल्मों से एफडीआई एनिमेशन की दुनिया में कदम रखती है, बट अभी भी इस जॉनरा को लेकर ऑडियंस के अंदर अवेयरनेस और इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा था, जहां फाइनली एफडीआई डिसाइड करती है कि वो एक एनिमेटेड मूवी बनाएंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी को मैच करे। एंड यहाँ कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जो एफडीआई की उम्मीद की किरण बनकर आता है। भारत में जन्मे क्लेयर विक्स डिज्नी के वेल नोन एनिमेटर में से एक थे, जिन्होंने बैम्बी, स्नो वाइट और पीटर पैन जैसे सक्सेसफुल मूवीज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन अब समय आ चुका था कि वो अपने जन्मभूमि पर लौटे और 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ भारत में स्ट्रॉन्ग एनिमेशन स्टूडियो बिल्ड करे। यूएस टेक्निकल कॉर्पोरेशन मिशन का पार्ट होते हुए विक्स एफडीआई के इनविटेशन पर मुंबई आते हैं एंड बिना वक्त जाया किए वो पहले 8 महीने एनिमेटर के साथ ट्रेनिंग में गुजारते हैं, जहां एफडीआई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन को मास्टर करती है, जिसके दौरान भीमसेन और राम मोहन जैसे एमर्जिंग एनिमेटर्स उभरते हैं, जिन्हें आज फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन के रूप में देखा जाता है। फाइनली स्टाफ मेंबर्स अपनी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करते हैं, जहां विक्स और एफडीआई एक ऐसी स्टोरी की तलाश में थी जो उन्हें मॉरल वैल्यू के साथ इंस्पिरेशन भी प्रोवाइड करे, जो उन्हें मिली जटाका टेल्स के रूप में। अजंता केव्स में पाई जाने वाली इन पेंटिंग्स में गौतम बुद्ध को मानव या पशु के भेष में दिखाया जाता था, जिसके थ्रू उनकी टीचिंग्स और आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचा पाए, जहां बुद्धिज्म की परंपरा और विरासत देश के रगों में थी। ये कहानी गौतम बुद्ध के प्रीवियस लाइफ को फॉलो करती है, जो एज अ बैंयन डियर अपना जीवन शांतिपूर्वक घने जंगलों में गुजारते हैं। बैंयन डियर अपने गुट का लीडर था, जिसकी खूबसूरती और सोने जैसे अनमोल शरीर ने गांव के क्रूर राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। एंड इस लगाव के कारण राजा अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि बैंयन डियर को बख्श दिया जाए, पर सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके बाद पलक झपकते ही जंगल शमशान घाट में बदल गया। गुट के कई मेंबर्स राजा द्वारा शिकार में मारे गए, जिसकी वजह से गुट में डर का माहौल बन चुका था, जहां मजबूरी और हालातों को मद्देनजर रखते हुए बैंयन डियर और सारे मेंबर्स एक टफ डिसीजन लेते हैं। पूछता है, बैंयन डियर ने राजा को लाइफ की इंपॉर्टेंस बताते हुए समझाता है कि आज़ादी किसी से छीनी नहीं जा सकती। राजा को उसकी गलती का एहसास हुआ एंड उसने हंटिंग छोड़ दी। साथ ही वो ब्रदरहुड और नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए सारे डियर्स को आज़ादी से फॉरेस्ट में वेलकम किया। ये स्टोरी हमें डू नॉट किल, लिव एंड लेट लिव और शो कंपैशन टू बीस्ट जैसे मॉरल सिखाती। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या सीखने मिला। बैंयन डियर को एज अ फाइनल स्टोरी चुना जाता है एंड यहाँ से शुरू होती है मूवी की प्रोडक्शन। इस मूवी को डायरेक्ट कर रही थी शांति वर्मा, जहाँ एजरा मीर प्रोडक्शन टीम को लीड कर रहे थे, वहीं क्लेयर विक्स सुपरविजन का काम संभालते एंड एट लास्ट एनिमेशन टीम को लीड कर रहे थे जी.के. गोखले और अदर क्रेडिट्स एज फॉलोज। सबसे पहले मूवी की स्केलेटन स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जिसके बाद स्टोरी बोर्ड को तैयार किया गया, जहां हर सीक्वेंस और स्केचेस को बारीकी से डिस्कस किया जाता है, जिससे हमें इसकी रफ प्रोडक्शन चार्ट में मदद मिल सके। ये रफ चार्ट मूवी मेकर्स को आइडिया देता है कि उन्हें कितने स्केचेस की जरूरत पड़ेगी एक पिक्चर की मूवमेंट को दूसरी पिक्चर के साथ लिंक अप करने में। इसके बाद आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कैरेक्टराइजेशन। मूवी को इंडियन तड़का देने के लिए अजंता केव्स की पेंटिंग्स को कैरेक्टर डिजाइन पार्ट में यूज किया गया, जहां एफडीआई श्योरिटी चाहती थी कि कैरेक्टर्स डिफरेंट एंगल्स और सिनेरियोस में भी सेम लगे, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। कई दिनों तक हजारों स्केचेस ड्रॉ किए गए जो कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स और एक्शन को दर्शा रहे थे, जिसके बाद कहानी में आई रंगों की सौगात। कलरिंग की मदद से हर स्केचेस और बैकग्राउंड को इमोशन और मूड दिया गया, जो व्यूअर्स के माइंड में साइकोलॉजिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है।
अंतिम चरणों में आ चुकी मूवी की शूटिंग शुरू होती है, जिसके लिए एक स्पेशल ऑल इन वन कैमरा का यूज किया जाता है, जिसे यूएस ने इंडिया को तोहफे के रूप में दिया था। ट्रेडिशनल एनिमेशन मेथड का यूज करते हुए मूवी को 24 FPS पे शूट किया गया, यानी 24 फ्रेम पर सेकेंड। इन शॉर्ट, इन 24 फ्रेम्स को एक के बाद एक कैमरा से शूट किया जाता है, जो कैरेक्टर्स के माइनर मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं, जिसके साथ लाइटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिन्हें सीन्स के अकॉर्डिंग सिंक किया जाता है। हर चीज को एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में बारीकी से ऑब्जर्व किया गया, जिसके बाद अब वो समय आ गया था कि FDI इस पीस ऑफ आर्ट को ऑडियंस में प्रेजेंट करे, जहां फाइनली इतना खून पसीना बहाने के बाद बैन एंड डियर को थिएटर्स में रिलीज किया गया। इंडियाज फर्स्ट कलर कार्टून मूवी के टैग के साथ बैन एंड डियर न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स के थ्रू लाइमलाइट में आती है, जिसकी एक्सेप्टेंस ने इंडियन एनिमेशन के फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क और स्टेज सजा के रख दिया था, जहां हर कोई बैन एंड डियर को अप्रिशिएट कर रहा था इसके क्रिएटिव इनोवेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए। पर कहते हैं ना, कमल का फूल तोड़ने से पहले कीचड़ से बचना पड़ता है, जहां मूवी कंट्रोवर्सी के घेरे में आती है। फेमस एनिमेशन हिस्टोरियन JNL बर्तो बेंडेजी अपनी बुक एनिमेशन द वर्ल्ड हिस्ट्री वॉल्यूम 2 में क्लेयर विक्स को मेंशन करते हुए कहते हैं कि बैन एंड डियर इंडियन एनिमेशन के लिए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी साबित हुई है, जहां इनिशियली अजंता केव्स में मौजूद बुद्धिस्ट आर्ट इस मूवी के लिए मॉडल्स के रूप में चुने गए थे, बट अमेरिकन एनिमेशन पे रिलायबल होने की वजह से मूवी अपना इंडियन पर्सपेक्टिव को भूल गई। बेंडेजी लिखते हैं कि मूवी का मेन कैरेक्टर एक डियर था, इसीलिए विक्स ने FDI के ट्रेनिंग के दौरान बैम्बी के मॉडल सीट्स का यूज कैरेक्टर डिजाइन पार्ट में किया, जिससे वो लोगों को आसानी से समझा पाए, बट वो भूल गए कि इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले बुद्धिज्म आर्ट स्टाइल पे बेस्ड है, जिसकी वजह से FDI एंड डिज्नी के धागे जुड़ नहीं पाए और महफिल कुछ जम नहीं पाई। बैन एंड डियर को आज से लगभग 60 साल पहले रिलीज किया गया था, जिसके कारण मुझे नहीं लगता इसे रिव्यू करना लाजमी होगा। सो अगर तुमने अपनी एक्सपेक्टेशन की वेलोसिटी हाई कर ली है, तो मैं अपने फैक्ट्स की ग्रेविटी की मदद से तुम्हारे लेवल को मेंटेन करूंगा। FDI ने मूवी को बेहद सिंप्लीफाइड मैनर में प्रेजेंट किया है, जहां तुम केयरफुली नोटिस करोगे तो इसमें कोई भी स्मूथ CGI, स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स एंड जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स नहीं देखने मिलेंगे, जहां बेसिक ट्रेडिशनल एनिमेशन टेक्निक को फॉलो करते हुए इसे कैनवस और न्यूज़पेपर की मदद से एनिमेट किया गया है, जिसमें ना ही कोई सरप्राइज है, ना ही कोई सस्पेंस और ना ही कोई एंटिसिपेशन। FDI इस प्रोजेक्ट के थ्रू चेक करना चाहती थी कि हम एनिमेशन जॉनर के अंदर कितने पानी में हैं, एंड तुम ही सोचो एक 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म तुम्हें कितनी इंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है, जिसका मेन पर्पस कुछ और है। इसके कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर चर्चा की जाए तो मुझे नहीं लगता हमें बैम्बी जैसी मूवीज को बैन एंड डियर से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि एडिडास और एडिपास का सेम प्राइस पे बिकना। मैं FDI की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि दोनों मूवीज में जमीन आसमान का फर्क है, एंड तुम भी जानते हो कि डिज्नी का माल सबसे कमाल, बाकी सब बेहाल, बट फिर भी FDI और विक्स ने केयरफुली बैन एंड डियर को ओरिजिनल इंडियन स्टोरी दी है, एंड ये फोटो कंपैरिजन शोकेस करता है कि कैरेक्टर डिजाइन वाला एलिगेशन सरासर बेबुनियाद है। बैन एंड डियर बैम्बी जैसी फिल्म्स की इंस्पिरेशनल प्रोडिजी है, जिसमें नरेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे इंप्रेसिव एलिमेंट्स भी हैं, वही वॉइस एक्टिंग और लैंग्वेज बैरियर जैसी कमियां भी। एंड आई होप मेरे सारे पॉइंट्स के थ्रू तुम जानो कि मूवी परफेक्ट नहीं है, जिसे एक सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाए तो इट इज काम, स्वीट एंड सिंपल स्टोरी। अनडिनाइबली बैन एंड डियर की सक्सेस ने एनिमेशन के रूट्स को पूरे देश में एक्सपेंड किया है, जिसके बाद FDI ने एक अनेक और एकता और द ग्रेट प्रॉब्लम जैसे एनिमेटेड वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स को रिलीज किए, एंड तब से ये जॉनरा एक्टिवली सिनेमा इंडस्ट्री में प्रेजेंट रहा, एंड बैन एंड डियर की सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन को जाया नहीं किया जा सकता, जिसने इंडिया की रोलर कोस्टर एनिमेशन जर्नी को ऊंचाई तक लेके गई। खैर, वीडियो शायद लंबी होती जा रही है, सो तुम लोग अपने ओपिनियन एंड थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में मूवी की लिंक भी प्रोवाइड की है, तो मूवी को जरूर से चेकआउट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुप्रभात।